नमस्कार साथियों, मैं मोचन सिंह पटेल कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सीटेट सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस नवोदय, इन सब की शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सब की तैयारी करने हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। रट्टा नहीं मारना है। आज से क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या करना है, समझना है। तो देखो, आज का कॉन्सेप्ट क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो जीन पियाजे से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी है, तो स्विट्जरलैंड। कहाँ के निवासी है, स्विट्जरलैंड। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, जीन पियाजे कहाँ की निवासी है, स्विट्जरलैंड। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कौन सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर और क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीन पियाजे ने किस पर स्टडी किया था, है ना। जीन पियाजे ने किस पर स्टडी किया था, तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर स्टडी किया। इसके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर स्टडी किया। जीन पियाजे ने किसके ऊपर स्टडी किया था, अपने बच्चों के ऊपर स्टडी किया था। क्लियर यहां तक। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर स्टडी किया था, वो किससे रिलेटेड है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, तो कौन किस पर रिलेटेड है, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। क्लियर यहां तक। अब तीसरा मुख्य बिंदु क्या रहेगा, जीन पियाजे कहता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता रखता है। बच्चा क्या है, जन्म से स्वयं ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता रखता है। क्लियर। और मुख्य बिंदु क्या है, जीन पियाजे ने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक किया है। क्या कहा है, बच्चों को छोटा वैज्ञानिक। बच्चों को क्या कहा है, छोटा वैज्ञानिक। क्लियर यहां तक। फिर जीन पियाजे कहता है कि बच्चे गलती करके ज्यादा सीखता है। बच्चे क्या करते, गलती करके ज्यादा सीखता है। अगर बच्चा गलती नहीं कर रहा है ना, मिस्टेक नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। जो पूर्व में उसके पास ज्ञान है, उसी को दोहरा रहा है। लेकिन जब बच्चा गलती करता है, तो वो कुछ न कुछ नया सीख रहा है ना। तो जीन पियाजे ने बच्चे को गलती करने पर डांटने की सलाह नहीं दी है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। क्लियर यहाँ तक। तो मुख्य बिंदु क्या क्या है, पहला, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं। दूसरा, अपने बच्चों पर स्टडी किया है जीन पियाजे ने। तीसरा, बच्चों को छोटा वैज्ञानिक कहा है। चौथा, बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। पांचवा, बच्चा गलती करके सबसे ज्यादा सीखता है। क्लियर। अब क्लियर यहाँ तक। क्लियर। अब देखते हैं जीन पियाजे क्या कहता है। जीन पियाजे कहता है कि बच्चे में जन्म से ही 4 मानसिक क्रियाएं रहती है। ये 4 मानसिक क्रियाएं क्या क्या है, देखो। जीन पियाजे क्या कहता है कि बच्चे में 4 मानसिक क्रियाएं जन्म से ही रहती है। कौन कौन से, देखना। कौन कौन से रहती है, देखना, पहुंचना, पकड़ना, और चौथा पूछना। ये 4 मानसिक क्रियाएं बच्चे में जन्म से ही रहती है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने। ये कौन कौन सी 4 मानसिक क्रियाएं, देखना, जैसे किसी वस्तु को या किसी चीज को देखता है बालक, और उस चीज को देखता है तो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है ना। पहुंचता है तो उसको पकड़ता है ना। पहुंचता है तो उस वस्तु को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, चूसता है ना। तो ये 4 मानसिक क्रियाएं बच्चे में जन्म से ही होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं, जो बच्चा होता है वो जन्म से ही किसी भी जगह अपने आप को एडजस्ट कर सकता है।
एडजस्ट कर लेता है। तो जो बच्चा होता है वो किसी भी जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन। क्या कहेंगे? अनुकूलन। क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। अनुकूलन के दो पार्ट, एक आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। दूसरा क्या है? समायोजन। अनुकूलन के दो पार्ट हैं, आत्मसातकरण और एक समायोजन। अनुकूलन किसे कहेंगे? जो भी बच्चा है वो किसी भी वातावरण में अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेता है, तो क्या है? अनुकूलन है। अब आत्मसातकरण, आत्मसातकरण या समायोजन किसे कहेंगे? देखो, आत्मसातकरण किसे कहेंगे? जो पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज, उसमें नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान में जोड़ना क्या है? आत्मसातकरण। क्या है? आत्मसातकरण। पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान, ये क्या है? आत्मसातकरण। क्लियर? और इसी को परिपाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपाक भी कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। अब समायोजन, समायोजन किसे कहेंगे? जो पूर्व ज्ञान है उसमें नया ज्ञान भी ऐड होगा और साथ में उसमें चेंज होगा, परिवर्तन होगा। जो पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? पूर्व ज्ञान, नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान, नया ज्ञान और परिवर्तन। पूर्व ज्ञान, नया ज्ञान और परिवर्तन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आत्मसातकरण किसे कहेंगे? जो पूर्व ज्ञान है उसको नया ज्ञान से जोड़ना, उसी से रिलेट करना। और समायोजन, पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान प्लस चेंज, परिवर्तन, ये क्या है? समायोजन। क्लियर यहाँ तक? अब जो जीन पियाजे है उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कितने स्टेज हैं? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने स्टेज हैं बताओ? 4 स्टेज है। कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं। वो कौन कौन से 4 स्टेज हैं देखते हैं। कौन कौन से 4 स्टेज हैं? पहला इंद्रिय गामक अवस्था। पहला कौन सा है? इंद्रिय गामक अवस्था। या इसी चीज को क्या बोलते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था। क्लियर यहाँ तक? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है उसके कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं। 4 स्टेज हैं। कौन कौन से 4 स्टेज? पहला इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो देखो एक एक कि इसके बारे में क्या है। तो इंद्रिय गामक अवस्था, देखो इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था में सबसे मुख्य बिंदु क्या याद रखना है कि इसकी अवधि क्या है। तो इसकी अवधि क्या है? जन्म से, पहला मुख्य बिंदु क्या है? जन्म से 2 वर्ष। कितना? जन्म से 2 वर्ष इसकी अवधि, जन्म से 2 वर्ष। क्लियर? अब इसमें और क्या याद रखना है कि इसका जो भाषा क्या होता है? अर्धभाषी होते हैं। क्या होते हैं ये? अर्धभाषी। मतलब भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता, भाषा सीखा नहीं रहता, अधूरा ज्ञान होता है। क्लियर? अब इसका तीसरा मुख्य बिंदु क्या देखेंगे? वस्तु स्थायित्व। क्या? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व पाया जाता है बच्चों में। बच्चों में क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व। क्लियर? ये वस्तु स्थायित्व होता क्या है? होता क्या है? जब बच्चे की माता बच्चे के खिलौने को कहीं छुपा देते हैं, है ना, जैसे कंबल के नीचे या बेड के नीचे छुपा देते हैं, तो बच्चा उसको देखता है, तब बाद में क्या करता है? बच्चा वहीं पास जाकर उसको ढूंढता है। तो क्या है? वस्तु स्थायित्व। तो क्या है? वस्तु स्थायित्व। चौथा इसका मुख्य बिंदु कारण प्रभाव।
कारण प्रभाव को जान लेता है। बच्चा इस अवस्था में कारण प्रभाव को क्या करता है, जान लेता है ना। कारण प्रभाव होता क्या है, कारण प्रभाव होता क्या है, बच्चे को देखना, जब भी उसके खिलौने बजता रहता है या घूमता रहता है तो बच्चा क्या करता है, खुश रहता है। लेकिन जैसे ही उस खिलौना बजना बंद कर दे या घूमना बंद कर दे तो क्या रोने लगता है। क्लियर। जब भी ये रोने लगता है तो उसकी माता क्या करती है, उस खिलौने को फिर घुमाते हैं या बजाते हैं तो बच्चा फिर चुप हो जाता है। तो बच्चे को क्या है, कारण प्रभाव का पता है। क्लियर। अब ये पांचवा मुख्य बिंदु क्या है, बच्चे किससे सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से। किससे सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से। बच्चे किससे सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से। क्लियर यहाँ तक। तो इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था की मुख्य बिंदु क्या है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि इसकी अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष। इसकी अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा याद रखना है कैसे सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से। तीसरा वस्तु स्थायित्व, तीसरा क्या है, वस्तु स्थायित्व। और चौथा अर्धभाषिक होता है। और पांचवा कारण प्रभाव। पांचवा क्या है, कारण प्रभाव का पता रहता है बच्चे को। क्लियर यहाँ तक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि वस्तु स्थायित्व, डायरेक्ट वस्तु स्थायित्व का मतलब नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व कौन से अवस्था में आता है, तो इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था में आएगा। कारण, बच्चे को कारण प्रभाव का पता कौन से अवस्था में चल जाता है, तो ये इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था में। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज या अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है ना, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, देखो कि सबसे पहले इसकी अवधि कितना है, इसकी अवधि कितना है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसकी अवधि कितना है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। क्लियर। दूसरा, इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, भाषिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चा भाषिक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा जीववाद होता है। क्या होता है, जीववाद। और चौथा, इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। क्या होता है, अहम केंद्रित। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है। और इस अवस्था में बच्चे का शब्दावली का विकास होता है। जो शब्द होता है उसका विकास होता है। और अंतिम मुख्य बिंदु कि बच्चा अपल्टावली होता है। बच्चे में अपल्टावली होता है। तो ये सब मुख्य बिंदु है। तो अब जाने कि इसका मतलब होता क्या है। क्लियर। तो देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि है 2 वर्ष से 7 वर्ष। बच्चा इस अवस्था में भाषिक किस अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीववाद कौन से अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो जीववाद किसे कहेंगे, जीववाद उसे कहेंगे जब बच्चे चल रहा है या दौड़ रहा है तो उसके सामने कोई पत्थर है, क्या है, पत्थर, उस पत्थर से टकराकर बच्चा क्या है, गिर गया तो रोने लगता है ना, रोने लगता है। तब उसकी मम्मी क्या करती है, उस पत्थर को मारती है ना, मेरे बच्चे को गिरा दिया ऐसे करके। तो वो बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है ना, कि मेरे को गिरा है तो इसको क्या करना है, मार रहे हैं। तो बच्चा नहीं जानता कि ये वस्तु, पत्थर वस्तु है, उसमें जीव है कि नहीं। तो वो बच्चा क्या करता है, हर वस्तु में क्या मानता है, जीव मानता है। इसको क्या कहा गया है, जीववाद। क्या कहा है, जीववाद। अहम केंद्रित, बच्चा इस अवस्था में अहम केंद्रित बार बार मैं शब्द का प्रयोग करता है। कौन शब्द, मैं शब्द का प्रयोग करता है। शब्दावली का विकास हो जाता है ना, धीरे धीरे शब्दावली प्रोनाउन अलग अलग बढ़ता जाता है तो विकास होगा ही। अब और क्या है, अपल्टावली। अपल्टावली का मतलब क्या होता है, बच्चा जैसे सीरीज में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बोल रहा है, जैसे 50 तक याद है, लेकिन बच्चा उसको उल्टा गिनती नहीं गिन पाता। ये 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा उल्टा गिन नहीं पाता।
कि 50, 49, 48, 47 ऐसे उल्टा नहीं गिन पाता, केवल सीधा ही गिन काउंट कर पाता है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर यहाँ तक? क्लियर हुआ? ये पहला इंद्रिय कामक समय या संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर दोनों? क्लियर ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्लियर? तो और इसमें एक और मुख्य बिंदु है कि इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। क्या होता है बच्चे के अंदर? केंद्रीकरण। बच्चे के अंदर क्या होता है? केंद्रीकरण होता है ना। इसके अंदर जैसे कोई चीज है उसके बारे में जानता है ना, केवल एक ही पक्ष को जानता है, उसको क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। और एक और मुख्य बिंदु क्या है? क्वेश्चन एज। हमेशा क्या करता है? प्रश्न पूछता रहता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे क्या करता है? प्रश्न पूछता रहता है, इसका इसे क्वेश्चन एज कहा जाता है ना। तो ये बिंदु मुख्य मुख्य बिंदु है यहाँ पर। अब चलते हैं तीसरा स्टेज की तरफ। कौन सी स्टेज? तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में क्या है? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के तीसरे स्टेज में देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य बिंदु क्या क्या याद रखना है? देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पहला देखते हैं, उसकी अवस्था क्या है, अवधि क्या है। तो अवधि क्या है? 7 वर्ष से 11 वर्ष। 7 वर्ष से क्या है? कितना वर्ष? 11 वर्ष तक कितना किसकी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? अब दूसरा बिंदु क्या याद रखना है? तार्किक योग्यता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में? तार्किक योग्यता का विकास हो जाता है ना, या तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। जो वस्तु मौजूद है उसी के बारे में तर्क करता है, जो मौजूद नहीं उसके बारे में तर्क नहीं कर सकता। किस अवस्था में? तो सबसे पहले बिंदु क्या है? इस अवस्था की अवधि 7 वर्ष से 11 वर्ष। दूसरा तार्किक योग्यता या तार्किक क्षमता का विकास होता है ना। और एक और मुख्य बिंदु है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ले जाता हूँ। तार्किक योग्यता, तार्किक क्षमता या तार्किक योग्यता का पहला स्टेज कौन सा है पूछेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहेगा। लेकिन तार्किक योग्यता का पूर्णतः से विकास होता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर? अब चलते हैं तीसरा बिंदु, विकेंद्रीकरण। इस अवस्था में बच्चों के अंदर क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण। बच्चों के अंदर विकेंद्रीकरण का विकास हो जाता है। मतलब जो भी चीज देख रहा है या वस्तु को देख रहा है उसके पूरे पक्षों, बहुत सारे पक्षों के बारे में जानने लगता है। जैसे इसके पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर केंद्रीकरण के गुण आ जाते हैं। केंद्रीकरण मतलब केवल वस्तु के एक ही पक्ष के बारे में जानकारी रखेगा। लेकिन विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? एक वस्तु या कोई चीज के पूरे पक्ष या बहुत सारे पक्ष के बारे में जानकारी रखता हो। क्लियर? संरक्षणवादी। चौथा मुख्य बिंदु क्या है? संरक्षणवादी, है ना। चौथा मुख्य बिंदु क्या है? संरक्षणवादी। पांचवा है पलटावली। पांचवा मुख्य बिंदु पलटावली। छठवा वर्गीकरण। इस अवस्था में बच्चा क्या कर लेता है? वर्गीकरण कर लेता है, तुलना कर लेता है कि वस्तुओं में तुलना कर लेता है, जीव में तुलना कर सकता है इस अवस्था में। क्लियर? तो एक संरक्षणवादी मतलब बच्चे इस अवस्था में किसी भी चीज को संरक्षण करने लगते हैं, है ना। और पलटावली मतलब जैसे मैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावली कहा था, जिसमें बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 50 तक तो याद रहता है उसको, लेकिन उसको उल्टा काउंट नहीं कर पाते। 50 49 48 उल्टा काउंट नहीं कर पाते। अब इसमें इस अवस्था में आते तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते तक बच्चा क्या करता है? उल्टा काउंट करना सीख जाते हैं। 50 49 48 47 ऐसे करके उल्टा काउंट करना सीख जाते हैं। ये क्या है? पलटावली। वर्गीकरण। अब बच्चा क्या करना सीख जाता है? वर्गीकरण सीख जाता है, वस्तुओं में वर्गीकरण कर लेता है, जीवों में वर्गीकरण कर लेता है। क्लियर यहाँ तक? तो मुख्य बिंदु क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की? सबसे पहला बात, इसकी अवधि क्या है? 7 से 11 वर्ष। दूसरी बात, तार्किक योग्यता का विकास हो जाता है। तीसरी बात,
विकेंद्रीकरण, बच्चों के अंदर विकेंद्रीकरण के गुण आ जाते हैं। चौथा संरक्षण, पांचवा पलटावली और छठवा वर्गीकरण। क्लियर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि बच्चों के अंदर विकेंद्रीकरण के गुण कौन से अवस्था में आ जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में से। और कि सभी का एक इसका डिटेल नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा कि संरक्षणवादी कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर। अब चलते हैं चौथे स्टेज की तरफ। चौथा स्टेज क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है, क्या क्या मुख्य बिंदु है, तो देखो पहले इसकी अवधि पहले जान ले। इसकी अवधि क्या है, 11 वर्ष से 15 वर्ष। इसकी अवधि क्या है, 11 वर्ष से 15 वर्ष। क्लियर। 11 वर्ष से 15 वर्ष। दूसरा अमूर्त चिंतन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में हो जाता है, किस अवस्था में होता है, तो कौन सी अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। ठीक है। अब अगला परिकल्पना, परिकल्पना चिंतन का विकास हो जाता है। मतलब जो वस्तु नहीं है, जो चीज नहीं है, उसके बारे में क्या करता है, कल्पना करने लगता है इस अवस्था में बच्चे। क्लियर। परिकल्पना चिंतन, वैज्ञानिक सोच, इस अवस्था में बच्चों में क्या आ जाती है, वैज्ञानिक सोच आ जाती है। मूल्यांकन करना, इस अवस्था में बच्चे स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन करना, किसी भी समस्या का समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या का समाधान, और बिंदु क्या है, निर्णय लेने की निर्णय क्षमता। क्लियर। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या मुख्य बिंदु याद रखना है, पहला तो ये इसकी अवधि 11 वर्ष से 15 वर्ष। फिर अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, कौन सी अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। परिकल्पना चिंतन का विकास हो जाता है इस अवस्था में। वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो जाता है बच्चों में, है ना। बच्चे स्वयं से मूल्यांकन करने लगते हैं इसी अवस्था में। बच्चे किसी भी समस्या का समाधान करने लगते हैं, तो कौन सी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निर्णय लेने की क्षमता का विकास किसमें हो जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों स्टेज हम लोग पढ़ चुके है ना, पढ़े। क्लियर, चारों स्टेज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इन चारों स्टेज से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन चारों स्टेज से करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं कि क्रम से जमाने आ जाएगा, कभी क्रम से मिलाने के लिए कि एक साइड दिया रहेगा संवेदी चारों अवस्था को दिया रहेगा, और एक साइड उसके जो अवधि है उसको दिया रहेगा, उलट पलट कर दिया रहेगा। जैसे पहली अवस्था दे दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन अवधि इसको दे दिया 11 वर्ष से 15 वर्ष तक सामने में, तो उसको मिलाने के लिए आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो इसका अवधि भी याद रखना है और क्रम से भी याद रखना है। अब इससे मुख्य मुख्य बिंदु से पूछ देते हैं कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, वस्तु स्थायित्व गुण किस में, कौन से अवस्था में आ जाता है, तो संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था में। बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर दे सीखता है, तो कौन सी अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था में। क्लियर। बच्चों में जीववाद का भावना, जीववाद का गुण रहता है, जीववाद की भावना रहता है, तो कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त चिंतन का विकास होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। जैसे विकेंद्रीकरण या तार्किक योग्यता का विकास होता है कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर। अब जो पुराने योजना है उसमें नवीन चीज जोड़ना है ना, नवीन योजना जोड़ना है उस पुराने योजना में, तो इस प्रचलित योजना को क्या कहा जाएगा, मैं अभी बताया हूँ कि नवीन पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना क्या कहते हैं, आत्मसात्करण। क्या कहते हैं, आत्मसात्करण। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जो पुरानी योजना है उसमें नवीन जानकारी जोड़ना है, तो उस प्रचलित योजना को क्या कहेंगे, या उस प्रचलित चीज को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, आत्मसात्करण। अब उस जो पूर्व धारणा है ना, पूर्व नॉलेज है, उसमें नवीन ज्ञान जोड़कर
तो उसमें चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या है, वो क्या है, समायोजन। क्या है, समायोजन। दोनों में कंफ्यूज रहता है और दोनों में क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है कि समायोजन क्या है और आत्मसात्करण क्या है। तो समायोजन क्या है, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान उसमें नया प्लस नया ज्ञान प्लस चेंज, और आत्मसात्करण क्या है, पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान, है ना। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्लियर साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिए, मजा आ रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट कराया वो सीटेट सीजीटेट अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, तो ये टॉपिक क्लियर है ना। धन्यवाद।